दोस्तों, इस क्षण यदि संभव हो तो मन ही मन अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने जीवन के उस समय को याद कीजिए जब चेहरा आईने के सामने खड़े होकर कोई प्रश्न नहीं करता था। वो समय जब सुबह उठते ही चेहरे को देखने के लिए किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, जब त्वचा अपने आप बोलती थी और उसकी भाषा में कोई शिकायत नहीं होती थी। वो एक सहज अवस्था थी जहां उजास कोई प्रयास नहीं था बल्कि स्वाभाविक उपस्थिति थी। वो चमक ना तो किसी क्रीम से आती थी ना किसी उपचार से जाती थी। वो भीतर की संतुलित स्थिति का स्वाभाविक परिणाम थी। उस समय चेहरे पर थकान नहीं झलकती थी, आंखों में बोझ नहीं होता था और त्वचा को यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी कि वो स्वस्थ है। वो स्वस्थ थी क्योंकि जीवन भीतर से संतुलित था। चेहरे का सौंदर्य उस समय सजावट नहीं था, वो जीवन की सरलता का प्रतिबिंब था। और शायद इसी कारण उस उजास को हमने कभी गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि जो सहज होता है उसका मूल्य तब समझ में आता है जब वो खो जाता है। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए और आज के चेहरे को देखिए। वही चेहरा है, वही आकृति है, लेकिन कुछ ऐसा है जो बदल चुका है। आंखों के नीचे हल्की सी स्याही है, जैसे नींद अधूरी रह गई हो। त्वचा में वो नमी नहीं है जो कभी बिना प्रयास के बनी रहती थी। माथे पर महीन रेखाएं उभर आई हैं, जो केवल उम्र का नहीं बल्कि लगातार भीतर चल रही चिंता का संकेत देती हैं। और सबसे गहरी बात यह है कि भीतर कहीं एक अस्पष्ट सी अनुभूति है कि कुछ ठीक नहीं लग रहा, भले ही शब्दों में उसे पूरी तरह व्यक्त ना किया जा सके। इस असंतुलन के सामने हमने क्या किया? हमने भीतर झांकने के बजाय बाहर देखना शुरू किया। हमने समाधान को शीशियों में ढूंढा, काउंटरों पर सजाए गए वादों में ढूंढा और ऐसे उपचारों में ढूंढा जो त्वचा को कुछ समय के लिए चमका देते हैं, लेकिन भीतर की थकान को छू भी नहीं पाते। महंगी क्रीम, फेशियल, सिरम और ट्रीटमेंट हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनते चले गए और हर बार थोड़ी देर के लिए चेहरा बेहतर दिखा, लेकिन भीतर वही खालीपन, वही शून्यता बनी रही। यहीं पर यह प्रश्न उठता है कि यदि सब कुछ सही दिशा में होता तो हर उपचार का परिणाम स्थायी क्यों नहीं होता? यदि समस्या केवल त्वचा की होती तो समाधान भी उसी पर टिक जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि समस्या कभी केवल त्वचा की थी ही नहीं। और यहीं से ये यात्रा आरंभ होती है, जहां हम सजाने की नहीं, समझने की ओर लौटते हैं। आचार्य वाग्भट इसी बिंदु पर हमें रोककर कहते हैं कि सौंदर्य लगाया नहीं जाता, वो प्रकट होता है। ये कोई अलंकरण नहीं है, ये चेतना की एक अवस्था है। चेहरा कोई सतह नहीं है जिस पर हम कुछ चढ़ा दें। चेहरा उस जीवन का प्रतिबिंब है जो हम भीतर जी रहे हैं। जैसे शांत जल में आकाश अपने आप झलक जाता है, वैसे ही संतुलित जीवन में उजास अपने आप चेहरे पर उतर आता है। आज हम उसी भूले हुए ज्ञान की ओर लौट रहे हैं जो हमें याद दिलाता है कि सौंदर्य कोई बाहरी परियोजना नहीं बल्कि भीतर की यात्रा है। आज हम जानेंगे 3 ऐसे आधार स्तंभ जिनके बिना कोई भी चमक स्थायी नहीं हो सकती, और 5 ऐसे दिव्य तत्व जो किसी दुर्लभ स्थान पर नहीं बल्कि आपके अपने घर में ही उपस्थित हैं। यही वे साधन हैं जिनसे चेहरा किसी प्रयास के बिना, किसी दबाव के बिना धीरे धीरे अंदर से चमकने लगता है। और वही चमक सच्ची होती है, क्योंकि वो दिखाने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। अनन्या 28 वर्ष की एक ग्राफिक डिजाइनर। उसकी दुनिया रंगों से भरी थी, लेकिन उसका अपना चेहरा धीरे धीरे फीका पड़ता जा रहा था। दिन की शुरुआत स्क्रीन से होती थी और दिन का अंत भी उसी नीली रोशनी में खोकर होता था। भोजन समय पर नहीं होता था, कभी बहुत देर से, कभी जल्दबाजी में, और कभी केवल कॉफी या कुछ हल्का खाकर दिन काट लिया जाता था। भीतर लगातार एक दबाव बना रहता था, डेडलाइन का, तुलना का और हर समय बेहतर दिखने की अनकही अपेक्षा का। धीरे धीरे उसका चेहरा थक गया। ये थकान केवल त्वचा पर नहीं थी, ये आंखों में उतर आई थी, होठों की रंगत में दिखाई देने लगी थी और उस सहज चमक को निगल गई थी जो कभी बिना प्रयास के मौजूद रहती थी। उसने वो सब किया जो आधुनिक दुनिया सिखाती है। महंगी क्रीम बदली, नए फेशियल करवाए, सीरम लगाए, लेकिन हर उपाय कुछ समय बाद मौन हो जाता था। चेहरा कुछ घंटों के लिए बेहतर लगता था, फिर वही बोझ, वही असंतोष लौट आता था। एक दिन किसी भीतर की पुकार पर वो एक आश्रम पहुंची। वहां न कोई आईना था, न कोई उत्पाद,
केवल शांति थी और एक वृद्ध गुरु जिनकी आंखों में अनुभव की स्थिरता थी। अनन्या ने कुछ कहा नहीं, लेकिन गुरु ने जैसे उसके चेहरे को नहीं, उसकी थकान को पढ़ लिया। उनने बस एक वाक्य कहा, चेहरा त्वचा नहीं, तुम्हारे पेट का चिट्ठा है। ये वाक्य अनन्या के भीतर गहरे उतर गया, क्योंकि इसमें दोष नहीं था, केवल दिशा थी। आयुर्वेद यही कहता है कि शरीर अलग अलग हिस्सों में नहीं बोलता, वो एक साथ संवाद करता है। जब पाचन ठीक होता है तब रस शुद्ध बनता है और वही रस रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है। लेकिन जब पाचन मंद हो जाता है, जिसे आयुर्वेद मंदाग्नि कहता है, तब अन्न पूरी तरह पच नहीं पाता। वही अधपचा अन्न आगे चलकर आम बनता है, जो शरीर में बोझ की तरह जमा होने लगता है। ये आम रक्त में प्रवेश करता है और रक्त जहां जाता है वहीं अपनी छाया छोड़ देता है। चेहरा क्योंकि सबसे संवेदनशील और सबसे अधिक दिखाई देने वाला भाग है, इसलिए वही सबसे पहले बोलता है। मुहासे केवल त्वचा की समस्या नहीं होते, वे ये संकेत देते हैं कि भीतर कहीं गर्मी और अशुद्धि जमा हो चुकी है। पिगमेंटेशन ये बताता है कि यकृत और पाचन तंत्र दबाव में है। डार्क सर्कल केवल नींद की कमी नहीं, बल्कि लंबे समय से चल रही थकान और असंतुलन का प्रतिबिंब होते हैं। और फिर मन है, जिसे अक्सर सौंदर्य की चर्चा से अलग रख दिया जाता है, जबकि आयुर्वेद में मन और त्वचा का संबंध गहरा माना गया है। लगातार तनाव, चिंता और अधूरी नींद ओज को धीरे धीरे खा जाती है। ओज वही तत्व है जो चेहरे पर स्थिर चमक बनाता है, जो आंखों में जीवन का भाव भरता है। जब ओज कम होता है तब त्वचा बेजान होने लगती है, चाहे बाहर से कितनी ही देखभाल क्यों न की जाए। गुरु ने अनन्या को समझाया कि बाहर के उपाय सफाई करते हैं, वे सतह को धोते हैं, लेकिन भीतर का उपाय चेतना को जगाता है। बाहर का उपाय लक्षण को छूता है, अंदर का उपाय कारण को। जब भीतर की अग्नि संतुलित होती है, जब मन शांत होता है और जब शरीर अपने स्वाभाविक क्रम में लौटता है, तब चेहरा स्वयं अपनी भाषा बदल लेता है। उस दिन अनन्या ने पहली बार समझा कि चेहरा सजाने की वस्तु नहीं, समझने का दर्पण है। और जब दर्पण साफ होता है तो प्रतिबिंब अपने आप उज्जवल हो जाता है। कोई भी बीज बंजर भूमि में नहीं उगता, चाहे वो कितना ही उत्तम क्यों ना हो। यही सिद्धांत गुरु ने सबसे पहले अनन्या को समझाया, क्योंकि आयुर्वेद में उपचार हमेशा आधार से शुरू होता है, परिणाम से नहीं। यदि भूमि तैयार नहीं है तो सबसे श्रेष्ठ औषधि भी केवल प्रतीक्षा करती रह जाती है। इसी कारण गुरु ने किसी जड़ी बूटी या लेप की बात करने से पहले जीवन के 3 ऐसे स्तंभ बताए जिनके बिना भीतर की चमक स्थायी नहीं हो सकती। पहला स्तंभ है ऊषापान। सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना केवल एक आदत नहीं, बल्कि शरीर को ये संकेत देना है कि अब शुद्धिकरण का समय है। रात भर शरीर जिन विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की तैयारी करता है, ऊषापान उन्हें मार्ग देता है। जब इस जल में नींबू या आंवला जोड़ा जाता है तो ये प्रक्रिया और गहरी हो जाती है। ये यकृत को हल्का करता है, आंतों को धीरे धीरे जागृत करता है और भीतर जमा अशुद्धि को ढीला करता है। यही शुद्धि आगे चलकर रक्त को साफ बनाती है, और जब रक्त शुद्ध होता है तो त्वचा को चमकने के लिए किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। दूसरा स्तंभ है सात्विक और समय पर भोजन। गुरु ने स्पष्ट कहा कि शरीर घड़ी से नहीं, अग्नि से चलता है। गरम, पका हुआ और हल्का भोजन पाचन को सहयोग देता है, जबकि ठंडा, बासी और भारी भोजन अग्नि को दबा देता है। विरुद्ध आहार जैसे गलत संयोजन या अनियमित समय पर खाना शरीर में आम को जन्म देता है, और वही आम सबसे पहले चेहरे पर अपना बोझ दिखाता है। देर रात भोजन करने से पाचन को विश्राम नहीं मिलता, और जब पाचन थका रहता है तो चेहरा उसका भार उठाता है। इसीलिए गुरु ने एक सरल वाक्य में ये सत्य रखा कि जो पेट नहीं पचा पाता वो चेहरा छुपा नहीं पाता। तीसरा स्तंभ है मन की शांति, जिसे अक्सर सबसे अधिक नजरअंदाज किया जाता है। गुरु ने समझाया कि तनाव केवल मन की अवस्था नहीं, बल्कि शरीर की ऊर्जा का अपव्यय है। 10 मिनट का मौन, अनुलोम विलोम या केवल श्वास का साक्षी भाव मन को वापस वर्तमान में लाता है। जब मन शांत होता है तब प्राण का प्रवाह संतुलित होता है, और वही संतुलन चेहरे पर स्थिरता और कोमलता बनकर प्रकट होता है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि शांत मन सबसे अच्छा फेशियल है, क्योंकि ये वो चमक देता है जिसे कोई उपचार स्थायी रूप से नहीं दे सकता। इन 3 स्तंभों के बिना कोई भी सौंदर्य साधना अधूरी है, क्योंकि यही वो आधार हैं जिन पर भीतर की उजास टिकती है।
जब ऊषापान से शरीर साफ होता है, सात्विक भोजन से अग्नि संतुलित रहती है और मन की शांति से ओज सुरक्षित रहता है, तब चेहरा अपने आप उस स्थिति में लौटने लगता है जहां चमक प्रयास नहीं बल्कि स्वभाव बन जाती है। अब गुरु ने शांति से कहा कि भूमि तैयार हो चुकी है, पाचन जाग चुका है, मन स्थिर होने लगा है और दिनचर्या ने एक लय पकड़ ली है। अब समय है बीज डालने का, क्योंकि आयुर्वेद में बीज वही फल देता है जो भूमि की प्रकृति से मेल खाता है। ये 5 तत्व कोई साधारण खाद्य पदार्थ नहीं है, ये प्रकृति के ऐसे वरदान हैं जो सही समय और सही विधि से अपनाए जाएं तो शरीर की स्मृति को फिर से जागृत कर देते हैं। 1. आंवला, अमर पोषक। आमलकी। संस्कृत में आंवला को आमलकी कहा गया है, जिसका अर्थ है वो तत्व जो भीतर से पोषण देता है और क्षय को रोकता है। आयुर्वेद में इसे रसायन माना गया है, अर्थात ऐसा पदार्थ जो केवल रोग नहीं हटाता बल्कि दीर्घकालीन स्वास्थ्य और तेज प्रदान करता है। आंवला रक्त शोधक है, यानी ये रक्त में जमी अशुद्धियों को बाहर निकालने में सहायता करता है, और पित्त शामक है, यानी शरीर की उग्र गर्मी को शांत करता है। सुबह खाली पेट आंवले का सेवन इसलिए बताया गया है क्योंकि उस समय पाचन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। उस समय लिया गया आंवला सीधे यकृत और रक्त पर प्रभाव डालता है। यदि ताज़ा आंवला उपलब्ध ना हो तो चूर्ण रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। नियमित सेवन से शरीर में कोलेजन का निर्माण स्वाभाविक रूप से बढ़ता है, जिससे त्वचा में लचीलापन आता है और समय से पहले आने वाले बुढ़ापे के संकेत धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। आंवला चेहरे को चमक इसलिए नहीं देता क्योंकि वो कोई लेप है, बल्कि इसलिए देता है क्योंकि वो भीतर के रक्त को स्वच्छ करता है। 2. हल्दी वाला दूध, स्वर्ण चिकित्सा। हल्दी को आयुर्वेद में हरिद्रा कहा गया है और इसे शुद्धि तथा उपचार का प्रतीक माना गया है। जब हल्दी दूध के साथ ली जाती है तो ये केवल एक पेय नहीं रहती बल्कि रात्रिकालीन चिकित्सा बन जाती है। इसे रात को सोने से पहले इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये वो समय होता है जब शरीर स्वयं की मरम्मत में लगा होता है। हल्दी वाला दूध शरीर के भीतर सूजन को कम करता है, पाचन तंत्र को शांत करता है और मन को भी विश्राम की अवस्था में लाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये नींद को गहरा करता है और आयुर्वेद कहता है कि गहरी नींद ही सबसे बड़ा सौंदर्य उपचार है। जब नींद पूर्ण होती है तब त्वचा स्वयं की मरम्मत करती है, कोशिकाएं पुनः जीवंत होती हैं और चेहरे पर अगली सुबह एक स्वाभाविक उजास दिखाई देता है। ये चमक किसी बाहरी प्रयास का परिणाम नहीं होती बल्कि रात में हुए उपचार की छाया होती है। 3. छाछ, शीतल पाचक, तक्रा। छाछ को आयुर्वेद में तक्र कहा गया है और इसे पाचन का मित्र माना गया है। दोपहर के भोजन के बाद छाछ पीने की परंपरा केवल स्वाद के लिए नहीं बनी बल्कि इसके पीछे गहरी चिकित्सीय समझ है। दोपहर के समय पित्त अपने चरम पर होता है और यदि उसी समय पाचन को सहारा न मिले तो वही पित्त त्वचा पर विकार के रूप में प्रकट होता है। छाछ आंतों की अतिरिक्त गर्मी को बाहर निकालती है, पाचन को हल्का बनाती है और आम के निर्माण को रोकती है। मुहासे, लालिमा और बार बार होने वाले ब्रेकआउट्स की जड़ में अक्सर यही आंतरिक गर्मी होती है। जब छाछ नियमित रूप से ली जाती है तो वो भीतर से ठंडक पहुंचाती है और चेहरा धीरे धीरे संतुलन की अवस्था में लौटने लगता है। ये कोई तात्कालिक उपाय नहीं बल्कि जड़ पर काम करने वाला साधन है। 4. तेल, बाह्य स्नेहन, अभ्यंग फॉर फेस। आयुर्वेद केवल भीतर की चिकित्सा पर ही नहीं बल्कि बाह्य स्नेहन पर भी उतना ही जोर देता है। बादाम या तिल के तेल से चेहरे की मालिश सप्ताह में 2 से 3 बार करना केवल त्वचा को मुलायम करने का उपाय नहीं है, ये रक्त संचार को जागृत करने की प्रक्रिया है। जब तेल के माध्यम से त्वचा को स्नेहन मिलता है तो नीचे की नसें सक्रिय होती हैं और कोशिकाओं तक पोषण पहुंचता है। ये मालिश चेहरे की जकड़न को खोलती है, तनाव को ढीला करती है और त्वचा को वो स्निग्धता देती है जो आधुनिक जीवन में धीरे धीरे खोती जा रही है। आयुर्वेद मानता है कि बाहरी स्नेहन भीतर की शुष्कता को भी संकेत देता है कि अब संतुलन लौट रहा है। इसी संतुलन से त्वचा में वो दमक आती है जो किसी कृत्रिम उत्पाद से संभव नहीं होती। 5. 1 बूंद घी, रहस्यमयी सार, आचार्य वाग्भट की सीक्रेट। और अंत में आता है वो तत्व जिसे आचार्य वाग्भट ने विशेष महत्व दिया है, 1 बूंद घी। ये कोई साधारण सलाह नहीं बल्कि आयुर्वेदिक ज्ञान का सार है।
सुबह एक बूंद गुनगुना घी लेना या नस्य के माध्यम से उसका उपयोग करना चेहरे की नसों, साइनस और स्नायुओं को भीतर से स्निग्ध करता है। घी को आयुर्वेद में ओजवर्धक कहा गया है, अर्थात ये शरीर की जीवन ऊर्जा को बढ़ाता है। ये सूखेपन को हटाता है, स्नायुओं को पोषण देता है और चेहरे को वो आंतरिक नमी प्रदान करता है जिससे उजास जन्म लेता है। यही वो बूंद है जो भीतर की शुष्कता को पहचान कर उसे शांत करती है। यही वो बूंद है जो चेहरे को बताती है कि उसे संघर्ष नहीं करना है, केवल संतुलन में लौटना है। इन पांचों दिव्य तत्वों का प्रभाव तभी पूर्ण होता है जब इन्हें श्रद्धा, नियम और समझ के साथ अपनाया जाए। ये किसी एक दिन में चमत्कार नहीं करते, लेकिन समय के साथ शरीर की भाषा बदल देते हैं। और जब शरीर की भाषा बदलती है, तब चेहरा स्वयं बोलने लगता है, एक ऐसी चमक के साथ जो भीतर से आती है और भीतर तक जाती है। अब गुरु ने अनन्या से कहा कि ज्ञान तब तक बोझ रहता है जब तक वो जीवन की लय में ना उतर जाए। आयुर्वेद का उद्देश्य जीवन को जटिल बनाना नहीं, बल्कि उसे सरल और स्वाभाविक बनाना है। इसलिए इन सभी सिद्धांतों और दिव्य तत्वों को एक ऐसे दैनिक खाके में ढालना आवश्यक है जो किसी तपस्या जैसा ना लगे, बल्कि जीवन की स्वाभाविक गति का हिस्सा बन जाए। सुबह 6 बजे दिन की शुरुआत गुनगुने पानी और आंवले से होती है। ये केवल शरीर को जगाने की क्रिया नहीं है, ये भीतर ये संदेश देने का समय है कि आज का दिन शुद्धता से शुरू हो रहा है। ये छोटा सा अभ्यास पाचन को दिशा देता है और पूरे दिन की ऊर्जा का स्वर तय करता है। इसके बाद 8 बजे लिया गया नाश्ता केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि कृतज्ञता के भाव के साथ लिया गया आहार होता है। जब भोजन के साथ मन शांत और आभारी होता है, तब वही भोजन शरीर में अधिक गहराई से पोषण बनकर उतरता है। दोपहर 1 बजे का भोजन दिन का मुख्य आहार होता है और उसके बाद ली गई छाछ पाचन को संतुलित करती है। ये वो समय है जब शरीर की अग्नि सबसे सक्रिय होती है और यदि उसे सही सहारा मिले तो वही अग्नि चेहरे की चमक का आधार बन जाती है। छाछ भीतर की अतिरिक्त गर्मी को शांत करती है और ये सुनिश्चित करती है कि भोजन बोझ न बने, बल्कि ऊर्जा में परिवर्तित हो। शाम 5 बजे का समय किसी और काम के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए रखा जाता है। कुछ क्षण श्वास का स्मरण करना, बिना किसी उद्देश्य के केवल श्वास को आते जाते देखना, दिन भर के तनाव को धीरे धीरे ढीला कर देता है। ये छोटा सा अभ्यास मन को उस शांति में वापस लाता है जिसके बिना कोई भी सौंदर्य स्थायी नहीं हो सकता। रात 7 बजे हल्का भोजन लिया जाता है ताकि पाचन को विश्राम मिल सके। भारी भोजन शरीर को रात भर काम में लगाए रखता है, जबकि हल्का भोजन उसे मरम्मत का अवसर देता है। और रात 9 बजे हल्दी वाला दूध उस मरम्मत की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। ये शरीर को संकेत देता है कि अब विश्राम का समय है और उसी विश्राम में त्वचा, स्नायु और मन स्वयं को पुनः संतुलित करते हैं। सप्ताह में 2 या 3 बार की गई तेल मालिश इस पूरे खाके को कोमलता प्रदान करती है। ये केवल त्वचा की देखभाल नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति अपनापन व्यक्त करने का माध्यम बन जाती है। इस प्रकार धीरे धीरे जीवन एक अनुशासन नहीं, बल्कि एक लय बन जाता है। और अंत में गुरु ने ये स्मरण कराया कि इस पूरे मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण बात पूर्णता नहीं, बल्कि नियम है। कभी कोई अभ्यास छूट जाए तो स्वयं को दोष न दें, क्योंकि आयुर्वेद कठोरता नहीं सिखाता, वो निरंतरता सिखाता है। जब जीवन में नियम बस जाता है, तब सरलता स्वयं सौंदर्य बन जाती है और वही सौंदर्य चेहरे पर बिना बुलाए उतर आता है।